नमस्कार। विजन आईएएस के न्यूज टुडे के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस अंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीएससी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कुछ अहम खबरें। इस अंक के साथ मैं हूं दिव्या तोमर। आइए सबसे पहले जानते हैं इस अंक की हेडलाइंस के बारे में। बैंकों ने कृषि ऋण के लिए बैड बैंक की अनुशंसा की। सेवा संबंधी विनियमों पर विश्व व्यापार संगठन की वार्ता संपन्न हुई। खाद्य और कृषि संगठन ने वैश्विक खाद्य सुरक्षा के लिए मृदा की लवणता के खतरे को रेखांकित किया। मध्य प्रदेश ने भोपाल और इंदौर में पुलिस कमिश्नरी प्रणाली के कार्यान्वयन की घोषणा की और भूस्खलन पूर्व चेतावनी प्रणाली का परीक्षण किया जा रहा है। रोजगार को ध्यान में रखते हुए सरकार स्टार्टअप पारितंत्र को बढ़ावा देने के लिए प्रयासरत है। आइए अब खबरों पर विस्तार से चर्चा करते हैं। बैंकों ने कृषि ऋण के लिए बैड बैंक की अनुशंसा की है। कृषि क्षेत्र में अशोध्य ऋणों यानी बैड लोन्स की वसूली में सुधार करने के लिए प्रमुख बैंकों ने विशेष रूप से कृषि ऋण से निपटने के लिए एक परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी यानी एआरसी की स्थापना के लिए आरंभिक चर्चा की है। वर्तमान में कृषि क्षेत्र में गैर निष्पादित आस्तियों यानी एनपीए से निपटने के लिए कोई भी एकीकृत तंत्र नहीं है। साथ ही ऐसा कोई कानून भी नहीं है जो कृषि भूमि पर किए गए मॉर्टेज अनुबंध के प्रवर्तन से संबंधित हो। एआरसी एक विशेष प्रकार की वित्तीय संस्था है। ये बैंक की देनदारियों को पारस्परिक रूप से सहमत मूल्य पर खरीदती है। इसके अलावा ऋणों या उससे जुड़ी प्रतिभूतियों को स्वयं ही वसूल करने का प्रयास करती है। मार्च 2021 के अंत में कृषि क्षेत्र के लिए बैंकों का सकल एनपीए अनुपात 9.8% था, जबकि उद्योग के लिए 11.3% और सेवाओं के लिए ये 7.5% था। वर्ष 2022 में कई राज्यों में विधानसभा चुनाव से पहले ये चिंता प्रकट की गई है कि कृषि क्षेत्र में एनपीए बढ़ सकता है और ये एनपीए बढ़ने का कारण है ऋण माफी। अब ऐसी स्थिति में कृषि क्षेत्र के लिए एआरसी के कई लाभ हैं, जैसे कि एकल संस्थान या एआरसी के साथ वसूली की लागत को अनुकूलित किया जा सकता है, क्योंकि भारत में कृषि बाजार बिखरा हुआ है। नियमित बैंकिंग संबंध प्रभावित नहीं होते हैं, क्योंकि इससे बैंकों की बैलेंस शीट सही हो जाती है। अगली खबर विश्व व्यापार संगठन से। सेवा संबंधी विनियमों पर विश्व व्यापार संगठन की वार्ता संपन्न हुई। हाल ही में विश्व व्यापार संगठन के कई सदस्य देशों ने सेवा घरेलू विनियमों यानी सर्विसेज डोमेस्टिक रेगुलेशंस पर वार्ता संपन्न की। इस वार्ता के कई उद्देश्य हैं, जैसे विदेशी सेवा प्रदाताओं के लिए मेजबान देश में संचालन के लिए अनुमोदन या लाइसेंस प्राप्त करने की प्रक्रियाओं का अनुपालन सरल बनाना। इसके अलावा कानूनी निश्चितता प्रदान करना, पूर्वानुमेयता, विनियामक गुणवत्ता और सुगमता के बारे में आश्वस्त रहना। सेवाओं में व्यापार पर सामान्य समझौते यानी गेट्स के तहत डब्ल्यूटीओ के सदस्य देश कई सेवा क्षेत्रों में बाजार पहुंच की सीमा निर्धारित कर सकते हैं। साथ ही घरेलू संस्थाओं की तुलना में विदेशी संस्थाओं के साथ अलग व्यवहार भी कर सकते हैं। कई सेवा प्रदाताओं ने ये शिकायत की है कि कई देशों में लाइसेंस के लिए आवेदन करने और लाइसेंस प्राप्त करने की प्रक्रिया स्पष्ट नहीं है। एसडीआर यानी सर्विसेज डोमेस्टिक रेगुलेशंस सेवाओं में व्यापार पर सामान्य समझौते यानी गेट्स के तहत सदस्य देशों की प्रतिबद्धताओं में बदलाव नहीं करता है। ये मात्र प्रक्रियाओं से ही संबंधित होता है। ये कई लाभ प्रदान करने में सक्षम है, जैसे कि विनियामक ढांचे की पारदर्शिता, दक्षता और पूर्वानुमेयता को बढ़ाकर कारोबारी परिवेश में सुधार करना, व्यापार लागत को कम करना और अन्य व्यापार लाभ प्रदान करना। इस समझौते की वजह से वैश्विक स्तर पर लगभग 150 बिलियन अमेरिकी डॉलर की वार्षिक बचत हो सकती है। भारत और दक्षिण अफ्रीका सहित विश्व व्यापार संगठन के कुछ सदस्यों ने एसडीआर के वैधानिक दर्जे पर प्रश्न चिन्ह लगाया है। साथ ही इस बारे में भी चिंता प्रकट की है कि इन्हें विश्व व्यापार संगठन के ढांचे में किस तरह से शामिल किया जाएगा। आइए अब आपको बताते हैं आपूर्ति के गेट्स मोड के बारे में। मोड 1 के तहत क्रॉस बॉर्डर डिलीवरी शामिल है। इसमें निर्यातक देश ए से आयातक देश बी को शिक्षा सेवाओं का वितरण किया जाता है। मोड 2 के तहत विदेशों में उपभोग आता है, जिसमें शिक्षा सेवाओं को प्राप्त करने के लिए आयातक देश बी से निर्यातक देश ए में छात्रों की आवाजाही होती है। मोड 3 के तहत व्यापारिक उपस्थिति आती है। इसमें निर्यातक देश ए से आयातक देश बी तक संस्था की स्थानीय इकाई की स्थापना करना शामिल है। वहीं मोड 4 के तहत प्राकृतिक व्यक्तियों की उपस्थिति शामिल है, जिसमें शिक्षा सेवाएं प्रदान करने के लिए देश ए से देश बी में शिक्षकों, व्याख्याताओं यानी लेक्चरर्स और शिक्षा कर्मियों की अस्थायी आवाजाही संभव हो सकती है। अगली खबर खाद्य और कृषि संगठन से। खाद्य और कृषि संगठन ने वैश्विक खाद्य सुरक्षा के लिए
मृदा की लवणता के खतरे को रेखांकित किया है। विश्व मृदा दिवस 5 दिसंबर के अवसर पर FAO ने मृदा की लवणता से उत्पन्न खतरे को रेखांकित किया है। संगठन ने कहा है कि असाधारणीय कृषि पद्धतियों और प्राकृतिक संसाधनों के ज्यादा दोहन के साथ साथ बढ़ती आबादी मृदा पर पड़ने वाले दबाव में वृद्धि कर रही है। साथ ही जोखिमपूर्ण दर पर विश्व स्तर पर मृदा का क्षरण हो रहा है। विश्व भर में 833 मिलियन हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में मृदा पहले से ही लवणता से प्रभावित है। इसके अलावा 10% से अधिक फसल भूमि लवणता से ग्रस्त है, जो विश्व भर में खाद्य सुरक्षा के सामने एक बड़ा खतरा है। लवणीय मृदा में ज्यादा मात्रा में घुलनशील लवण होते हैं, जो पौधों की मृदा से जल ग्रहण करने की क्षमता को कम कर देते हैं। ये स्वाभाविक रूप से मरुस्थल में जल की कमी और तीव्र वाष्पीकरण की वजह से हो सकता है, या फिर मानवीय गतिविधियों की वजह से भी हो सकता है। मृदा लवणीकरण के काफी दुष्प्रभाव होते हैं। इससे कृषि उत्पादकता में कमी आती है, जल गुणवत्ता और मृदा जैव विविधता में उल्लेखनीय कमी होती है और मृदा अपरदन होता है। इस संबंध में FAO ने कई सिफारिशें की हैं, जैसे कि एकीकृत दृष्टिकोण, संधारणीय मृदा और सिंचाई तथा जल निकासी प्रबंधन को अपनाना, लवणता सहन करने वाली फसलों और पौधों का चयन करना, जिसमें कि लवण मृदोद्भिद यानी हेलोफाइट्स भी शामिल हैं। आपको बता दें कि लवण मृदोद्भिद ऐसे पर्यावरण में अच्छी तरह से विकसित होने में सक्षम है जहाँ पर लवणता ज्यादा पाई जाती है। संधारणीय मृदा प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिए, निर्णय लेने के लिए, विश्वसनीय डेटा प्रदान करने के लिए मृदा प्रयोगशालाओं में निरंतर निवेश करने की सिफारिश की गई है। आइए अब आपको बताते हैं कि भारत में इस संदर्भ में कौन कौन सी पहलें की गई हैं। इसमें सबसे पहली है राष्ट्रीय कृषि विकास योजना की उपयोजना के रूप में मृदा संबंधी समस्या का सुधार। इसके अलावा बेहतर सिंचाई योजना और फसल पैटर्न को समझने के लिए भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा देश भर में मृदा की नमी का पूर्वानुमान लगाया गया है। और तीसरी पहल है मृदा स्वास्थ्य कार्ड। अगली खबर राज्य प्रशासन से संबंधित है। मध्य प्रदेश ने भोपाल और इंदौर में पुलिस कमिश्नरी प्रणाली के कार्यान्वयन की घोषणा की। पुलिस कमिश्नरी प्रणाली का प्रस्ताव बढ़ती जनसंख्या और भौगोलिक विस्तार तथा साथ में प्रशासनिक एवं कानून व्यवस्था की समस्याओं इत्यादि के कारण किया गया है। पुलिस सुधारों का सुझाव देने के लिए गठित विभिन्न समितियों ने भी 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में कमिश्नरी प्रणाली की सिफारिश की है। दोहरी कमान प्रणाली, इसके तहत एक जिले में जिला मजिस्ट्रेट यानी DM और पुलिस अधीक्षक यानी SP द्वारा शक्तियों एवं उत्तरदायित्वों को साझा किया जाता है। इसके तहत नियंत्रण की एक दोहरी व्यवस्था होती है। इसमें पुलिस प्रशासन के निरीक्षण के लिए SP को DM के साथ कार्य करना होता है। DM को गिरफ्तारी वारंट और लाइसेंस जारी करने का कार्य सौंपा जाता है, जबकि SP के पास अपराध की जाँच करने और गिरफ्तारी करने की शक्तियां एवं जिम्मेदारियां होती हैं। इस व्यवस्था को शक्तियों का केंद्रीकरण सुनिश्चित करने और जिला स्तर पर पुलिस को DM के प्रति ज्यादा जवाबदेह बनाने के लिए स्थापित किया गया है। जबकि कमिश्नरी प्रणाली में पुलिस आयुक्त एक एकीकृत पुलिस कमान संरचना का प्रमुख होता है। ये शहर में पुलिस बल की कार्यप्रणाली के लिए उत्तरदायी होता है और राज्य सरकार के प्रति जवाबदेह होता है। इस पद पर मजिस्ट्रेट की शक्तियां भी प्राप्त होती हैं। ये शक्तियां विनियमन, नियंत्रण और लाइसेंसिंग से संबंधित होती हैं। उप महानिरीक्षक या उससे ऊपर की रैंक वाले अधिकारी को कमिश्नर ऑफ पुलिस के रूप में नियुक्त किया जाता है। उसे विशेष या संयुक्त या अपर या उपायुक्तों द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। ऐसे अधिकारियों को निवारक गिरफ्तारी धारा 144 लागू करने और आवश्यकता के अनुसार कार्रवाई शुरू करने की शक्तियां प्रदान की जाती हैं। पुलिस के पास अधिकतम 2 वर्षों के लिए लोगों को अपने अधिकार क्षेत्र में प्रवेश करने और किसी व्यक्ति को क्षेत्र से बाहर करने की भी शक्ति होती है। इसे जटिल शहर केंद्रित मुद्दों को हल करने के लिए तेजी से निर्णय लेने की अपेक्षा की जाती है। अगली खबर आपदा रणनीतियों से संबंधित है। भूस्खलन पूर्व चेतावनी प्रणाली का परीक्षण किया जा रहा है। लैंडस्लाइड अर्ली वार्निंग सिस्टम यानी ल्यूज को वर्ष 2017 में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा ब्रिटेन की लैंडस्लिप परियोजना के तत्वावधान में विकसित किया जा रहा है। ये वर्षा की सीमा पर आधारित है। लैंडस्लिप परियोजना उन कारकों की समझ विकसित करने के लिए कार्य कर रहा है जो भूस्खलन को सक्रिय करते हैं। इसमें मौसम प्रणाली, वर्षा और भूवैज्ञानिक स्थितियां शामिल हैं। भूस्खलन भूमि के ढलान वाले हिस्से में चट्टान, भूखंड या मलबे का नीचे की ओर संचलन करना है। भूस्खलन के कई प्रमुख कारण हैं। भूवैज्ञानिक कारण में कमजोर या खंडित मृदा या चट्टान, आकारिक कारणों में ऐसी ढलानें जहां अग्नि या सूखे की वजह से वनस्पति विलुप्त हो चुकी है या फिर अधिक सुभेद्य होती है। इसके अलावा मानवीय गतिविधियों में वनों की कटाई और उत्खनन शामिल है।
लगभग 12.6% भारतीय भूभाग भूस्खलन के प्रति प्रवण है। इसमें हिमालय और पश्चिमी घाट क्षेत्र विशेष रूप से प्रवण है। वर्ष 2020 के दक्षिण पश्चिम मानसून के बाद से जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने दार्जिलिंग और नीलगिरी में जिला प्रशासन के लिए दैनिक भूस्खलन पूर्वानुमान जारी करना शुरू कर दिया है। इसके अलावा जीएसआई ने ल्यूज के तहत वर्ष 2022 तक 5 और राज्यों जिसमें हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, असम, मेघालय और मिजोरम को शामिल करने की योजना बनाई गई है। भारत में भूस्खलन के बारे में पूर्व चेतावनी देने के लिए अन्य पहलें भी हैं, जैसे कि देश के अलग अलग हिस्सों में जीएसआई का भूस्खलन संवेदनशीलता मानचित्रण किया गया है। इसके अलावा भूस्खलन आपदा क्षेत्रीकरण के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। अगली खबर श्रम एवं रोजगार से संबंधित है। रोजगार को ध्यान में रखते हुए सरकार स्टार्टअप पारितंत्र को बढ़ावा देने के लिए प्रयासरत है। उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग के मुताबिक लगभग 630 जिलों में कम से कम एक स्टार्टअप कार्यशील है। भारत में विश्व का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप तंत्र है। DPIIT से मान्यता प्राप्त स्टार्टअप्स की संख्या 37,000 से ज्यादा है। देश में अब विश्व स्तर पर तीसरा सबसे बड़ा यूनिकॉर्न यानी $1 बिलियन से अधिक मूल्य का स्टार्टअप हब है। लगभग 40% स्टार्टअप टियर 2 और टियर 3 शहरों में हैं। प्रति स्टार्टअप औसतन 12 नौकरियां सृजित होती हैं। इसके बावजूद स्टार्टअप्स के सामने कई तरह की चुनौतियां मौजूद हैं, जैसे कि एक टीम को कार्य पर रखना और उसका प्रबंधन करना, जटिल विनियामक परिवेश और प्रतिकूल कर नीति तथा उसका प्रवर्तन और फंडिंग के मुद्दे। स्टार्टअप से जुड़ी अन्य पहलों की बात करें तो स्टार्टअप इंडिया सीड फंड के साथ साथ स्टार्टअप इंडिया पहल आरंभ की गई। उत्पाद नवाचार, विकास एवं वृद्धि के लिए इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय का स्टार्टअप एक्सीलरेटर यानी समृद्ध कार्यक्रम आरंभ किया गया। 10,000 करोड़ रुपए के कुल कोष के साथ स्टार्टअप्स के लिए फंड ऑफ फंड्स की स्थापना की गई। इससे बौद्धिक संपदा अधिकार संबंधी लाभ भी हुए। स्टार्टअप्स पेटेंट फाइलिंग शुल्क में 80% छूट और ट्रेडमार्क फाइलिंग शुल्क में 50% छूट के लिए पात्र हैं। स्टार्टअप्स को 3 वर्षों के लिए कर छूट प्रदान की गई है। इसके अलावा उत्कृष्ट स्टार्टअप्स और पारितंत्र सक्षमकर्ताओं को पहचानने और उन्हें पुरस्कृत करने के लिए राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कार आरंभ किए गए हैं। आइए अब आपको बताते हैं कुछ संक्षिप्त लेकिन परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण खबरों के बारे में। डिफॉल्ट या वैधानिक जमानत। राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी NIA ने एक्टिविस्ट सुधा भारद्वाज को जमानत देने के बॉम्बे उच्च न्यायालय के आदेश के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय में अपील की है। डिफॉल्ट या वैधानिक जमानत एक अधिकार है जो उस समय प्राप्त किया जा सकता है जब पुलिस न्यायिक हिरासत में किसी व्यक्ति के संबंध में एक निर्दिष्ट अवधि के भीतर जाँच पूरी करने में विफल रहती है। ये दंड प्रक्रिया संहिता में निहित है। अधिकांश अपराधों के लिए पुलिस के पास जांच पूरी करने और न्यायालय के समक्ष अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए 60 दिनों का समय होता है। हालांकि कुछ अपराधों के लिए 90 या 180 दिन की सीमा भी है। RBI द्वारा इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए ऋण को प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के अंतर्गत रखने पर विचार प्रस्तुत किया गया। नीति आयोग ने इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने के लिए ऋणों को प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र उधार यानी PSL खंड के तहत वर्गीकृत करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया। PSL के तहत उधारकर्ताओं के कुल ऋण का 40% अनिवार्य रूप से विशिष्ट क्षेत्रों को दिया जाना चाहिए। इसमें शामिल क्षेत्रों में ज्यादातर नकदी की कमी से जूझ रहे हैं, जैसे कि कृषि, लघु व्यवसाय और निर्यात ऋण। ये वित्त पोषण की लागत को कम करने और इलेक्ट्रिक वाहनों की पहुंच बढ़ाने में मदद कर सकता है। इलेक्ट्रिक वाहन ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने और जलवायु परिवर्तन के विरुद्ध भारत के प्रयासों में मदद करने में महत्वपूर्ण है। रिहैब यानी मधुमक्खियों का उपयोग करके हाथी मानव संघर्षों को कम करने की परियोजना। कर्नाटक में इस उपाय की सफलता के बाद खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने असम में भी इस परियोजना को दोहराया है। रिहैब परियोजना के तहत हाथियों की आवाजाही के मार्ग में मधुमक्खी के बक्से स्थापित करके मानव अधिवासित क्षेत्रों में उनके प्रवेश को रोकने के लिए मधुमक्खियों की बाड़ बनाई जाती है। बक्सों को एक तार से जोड़ दिया जाता है ताकि जब हाथी वहां से गुजरने की कोशिश करे तो एक हल्के बल से बक्से खुल जाएं। इस दौरान मधुमक्खियां बाहर निकलकर हाथियों के झुंड को आगे बढ़ने से रोकती हैं। ये जानवरों को कोई नुकसान पहुंचाए बिना मानव पशु संघर्षों को कम करने का एक लागत प्रभावी तरीका है। कैनरी ब्लैक बी। कैनरी द्वीप में कम्ब्रे विएजा ज्वालामुखी के प्रस्फुटन के लगभग 50 दिन के बाद ज्वालामुखी की राख से ढके छत्ते के अंदर
हजारों मधुमक्खियां जीवित पाई गई हैं। मधुमक्खियां ज्वालामुखी की गैसों से बचने के लिए छत्ते में बने छोटे छोटे छिद्रों को भरने के लिए प्रोपोलिस का उपयोग करती हैं। ये पौधों और कलियों से एकत्रित किए गए पदार्थों से निकलता है। प्रोपोलिस एक राल जैसा मिश्रण होता है जिसे कभी कभी मधुमक्खी से प्राप्त गोंद के रूप में जाना जाता है। आमतौर पर प्रोपोलिस का उपयोग मधुमक्खियों द्वारा शहद को वर्षा, जल और हवा से बचाने के लिए किया जाता है। 80 गांवों के सांस्कृतिक मानचित्रण की शुरुआत की गई। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र ने इतिहास में विख्यात हस्तियों, विशेष रूप से स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित हस्तियां इसमें शामिल हैं, अद्वितीय शिल्प और त्योहारों से जुड़े गांवों के मानचित्रण के लिए एक प्रायोगिक परियोजना शुरू की है। ये परियोजना कलाकारों और कला प्रथाओं के एक राष्ट्रीय रजिस्टर और इंटरैक्टिव डेटाबेस को तैयार करेगी। प्रत्येक कलाकार को एक विशिष्ट आईडी और ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म प्रदान किया जाएगा। चयनित प्रमुख स्थलों में उत्तर प्रदेश में रिंगवेरपुर, जो कि भगवान राम से संबंधित है, तमिलनाडु में एट्टाईपुरम, जो कि कवि सुब्रमण्यम भारती का जन्म स्थान है, और तिरुचिगड़ी, जो कि महिला कुम्हारों का एक गाँव है, तथा जम्मू कश्मीर में सेम्पोर या पंड्रेथन, जो कि 14वीं शताब्दी की रहस्यवादी लाल देद या लालेश्वरी से संबंधित है, इस गांव को भी शामिल किया गया है। कोन्याक जनजाति। भारतीय सेना द्वारा गलती से नागरिकों को मारे जाने के बाद नागालैंड में भड़की हालिया हिंसा के केंद्र में कोन्याक जनजाति है। नागालैंड के सबसे बड़े जनजातीय समूह कोन्याक अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार में भी पाए जाते हैं। ये मोन जिले के लगभग 100 गांवों में अधिवासित हैं। कोन्याक जनजाति के लोग अपने चेहरों पर टैटू से पहचाने जाने वाले कोन्याक पारंपरिक शिकारी और योद्धा हैं, लेकिन अब उनका मुख्य व्यवसाय कृषि है। कोन्याक जनजाति के लोगों को पहले हेड हंटर्स के नाम से पुकारा जाता था। वे प्रतिद्वंदी जनजातियों पर हमला करने के बाद उनके सिर काट देते थे। वर्ष 1960 के बाद से इन्होंने इस प्रथा को छोड़ दिया है। सिप्रियन फुयस पुरस्कार। भारतीय अमेरिकी गणितज्ञ निखिल श्रीवास्तव को पहली बार दिए जा रहे सिप्रियन फुयस पुरस्कार के लिए संयुक्त रूप से चुना गया है। श्रीवास्तव के अलावा 2 अन्य पुरस्कार विजेता एडम मार्कस और डेनियल स्पीलमैन हैं। ये पुरस्कार अमेरिकन मैथमेटिकल सोसाइटी द्वारा ऑपरेटर थ्योरी में किए गए कार्यों के लिए प्रदान किया गया है। उन्होंने मैट्रिक्स के विशिष्ट बहुआयामी पदों को समझने के तरीके विकसित किए। इसमें इटरेटिव स्पार्सिफिकेशन विधि और बहुआयामी पदों को अंतः स्थापित करने की विधि या इंटरलेसिंग पॉलिनोमियल्स शामिल हैं। संधायक। ये गार्डन रीच शिप बिल्डर्स और इंजीनियर्स यानी GRSE कोलकाता द्वारा बनाए जा रहे 4 सर्वेक्षण पोत प्रोजेक्ट में से पहला है। ये पोत मौजूदा संधायक श्रेणी के सर्वेक्षण पोतों की जगह लेंगे। ये समुद्र विज्ञान और भूभौतिकीय डेटा एकत्र करने के लिए नई पीढ़ी के हाइड्रोग्राफिक उपकरणों से सुसज्जित हैं। एक्विरन अभ्यास। ये भारत मालदीव का संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास है। इसके साथ ही ये अंक समाप्त होता है। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक सावधानी बरतिए, क्योंकि कोरोना अभी समाप्त नहीं हुआ है। इसलिए मास्क पहनें, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें और टीकाकरण अवश्य करवाएं। और अब हमें यानी विजन IAS की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।